जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार की रोजाना प्रैक्टिस सेट लेकर मैं जीके जीएस स्टैटिक जीके कुछ करंट के प्रश्नों का 2020 21 22 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उस आधार पर टीसीएस किन प्रश्नों को लगातार रिपीट कर रही है उन प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। हिस्ट्री के प्रश्न, साइंस के प्रश्न, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके जीएस के लगभग लगभग मैक्सिमम टॉपिक को कुछ इस प्रकार देखिए स्पेशल तरीके से मैं जो है न्यूज़ इमेज के माध्यम से मतलब याद करवाने की आपको हर संभव प्रयास करवाता हूं कुछ ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखते हैं स्पेशल क्या है। दो क्लासेस इसके पहले चल चुकी है, तीसरी क्लास है दोस्तों। अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले का समय। तो समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। इसमें हिस्ट्री के प्रश्न जैसे टीपू सुल्तान है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और कुछ जो है आपके आधुनिक भारत के जो है सारे जहां से अच्छा जनगण मन वगैरह गान है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रमुख त्योहार हैं, प्रमुख फल और उनमें पाए जाने वाले एसिड जो है साइंस में बार बार पूछता है। प्रमुख राज्य और उनके उत्पादक खनिज हैं, और कुछ युद्धों के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पुस्तकों के बारे में बात करेंगे, और उपग्रह ग्रहों के बारे में बात करेंगे। विस्तृत चर्चा इन सारे टॉपिक पर की जाएगी दोस्तों। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, और अगर इसके पहले की सीरीज नहीं देखा तो उसको आप देखिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कुछ इस तरह से टीसीएस प्रश्न पूछता है। यह मैंने ओरिजिनल प्रश्न, अगर आप 2022 का जो है एग्जाम देखेंगे तो जो उसमें 22-23 का जो है जुलाई में जो एग्जाम हुआ था वहां से ओरिजिनल प्रश्न मैंने ये ले रखा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर या टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया, तो शेरे मैसूर इनको कहा जाता था दोस्तों। टाइगर ऑफ मैसूर, यह बात सही है, बिल्कुल यह कथन सही है। और 1782 से यानी 1782 से 1799 तक इन्होंने शासन किया। इंग्लिश वर्जन की बात करें, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? टीपू सुल्तान इज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799। ये इंग्लिश का रहा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो देखिए टीपू सुल्तान को जो है टाइगर कहा जाता था जो है मैसूर का, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसमें दोनों, एक और दो दोनों होगा, केवल एक नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों वाला जो है 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानते हैं जो एग्जाम से में पूछता भी है तथा याद करने में इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। शेरे मैसूर देखिए जो है आप पूरा हेडलाइन बना करके यहाँ पर मैंने न्यूज जो है लगा रखा है, जो है दैनिक भास्कर और तमाम पेपर की कटिंग वगैरह का, जहां से आपको याद करने में आसानी रहे। 156 मंदिरों को जमीन और गहने दान दिए थे, 10,000 सोने के सिक्के मंदिरों को दान दिए थे। समझ लीजिए कि इनका यह जो है एक धर्म से लगाव था। रॉकेट विज्ञान की नींव डालने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगर रॉकेट साइंस में किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात आती है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान जो उसमें काम किए थे, इसके बारे में इनको जाना जाता है। इनकी तलवार जो है बहुत महंगी थी, 21 करोड़ से उसकी नीलामी होती है। और तोप की भी आप देखिए, टीपू सुल्तान की तोप और तलवार फेमस थी। 2000 किताबों की लाइब्रेरी थी जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजी गई थी। ऐसे राजा थे, पढ़े लिखे राजा थे, कोई वैसे युद्ध वाले केवल नहीं राजा थे। अब इनके बारे में खास बातें कि पहला मिसाइल मैन, जो मैंने आपको कहा कि रॉकेट साइंस के बारे में, और 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था इन्होंने। मैसूर, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि वगैरह इनके ऊपर बाद में वो तो जो हारते हैं उसमें 1766 में टीपू सुल्तान ने जो है पालकाड़ में भव्य किला बनवाया था। और 1784 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि संपन्न हुई थी, 84 में। तो टीपू सुल्तान से संबंधित और हैदर अली टीपू सुल्तान, इनका जो आप इतिहास एक बार देख लेंगे अच्छे से, वहां से प्रश्न दोस्तों आता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? द टैक्स levied on the goods imported and exported in India is called निगम कर, उत्पाद कर, पूंजी कर, पूंजी लाभ कर, या सीमा शुल्क। आप समझिए, निगम कर होगा नहीं, उत्पाद प्रोडक्शन पे लगता है, पूंजी लाभ जो है कैपिटल पे जो गेन होता है उस पर लगेगा। सीमा शुल्क अगर आप किसी जो है राज्य से या देश से कोई चीज खरीदते हैं तो आने जाने पर जो कर लगता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं दोस्तों, जो है सीमा शुल्क हो जाएगा आपका। हाँ, एक महत्वपूर्ण कर आता है जीएसटी की बात। अब थोड़ा सा इससे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न बनता भी है। जैसा कि काका कालेकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आती है। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? जीएसटी से प्रश्न एसएससी हर बार पूछता है, ये जान लीजिए। आप में भी एक प्रश्न यहाँ से जरूर टकराएगा इसी स्क्रीन से। काका कालेकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आती है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।
1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने से 1 साल जब पूरा हो जाता है, जाहिर सी बात है कि 2018 को 1 साल पूरा होगा, तो उस दिन जो है पूरे भारत में सरकार ने जीएसटी दिवस मनाया। तो अगर पूछे कभी आपसे कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो जीएसटी डे की बात करें तो वह है 1 जुलाई। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद एक प्रश्न इसी में आगे बनता है, आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा 279 ए अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अब कहेंगे जीएसटी परिषद क्या है, तो देखिए मैंने सामने आपके एक इमेज लगा रखा है, इमेज के माध्यम से याद करना थोड़ा आसान हो जाता है जीएसटी काउंसिल मेंबर्स को। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, अनुराग ठाकुर हैं आपके सामने, और भी सारे जो है मंत्री और चेयरपर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मतलब जो एक फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी वगैरह, कुछ आरबीआई के लोग भी इसमें रहते हैं। जो फाइनेंस से, जो टैक्सेशन से संबंधित जितने भी मंत्री लोग हैं या जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सब की एक कमेटी बनाकर और जीएसटी पर निर्णय लेने, वसूलने या कर घटाने बढ़ाने, इन सब चीज़ों पर जो है ये लोग डिसीजन लेते हैं। जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। आपसे प्रश्न इनसे बस यही पूछेगा कि जीएसटी काउंसिल जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो 279 ए अनुच्छेद जोड़कर जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जीएसटी दिवस पूछेगा तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है, और किसके सिफारिश पर आता है, काका लेकर की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान, यही आपसे पूछेगा दोस्तों। यहां तक प्रश्न। और कब आया वर्ष की बात करें तो 2017 में, या तो यह बहुत कम पूछता है, लेकिन मेन आपका इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, काका लेकर 1 जुलाई 101वां और 279 ए, इसको याद रखिए। अब समझिए किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विच इंडियन म्यूजिशियन वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड। जुबिन मेहता, सोनू निगम, पंडित रविशंकर, ए.आर. रहमान। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, पंडित रविशंकर जी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ए.आर. रहमान वगैरह को तो जो है आप इनकी जो जय हो थे उसके लिए ऑस्कर में इनको नॉमिनेट किया गया। सोनू निगम को अभी जो है संदेशे आते हैं, पद्मश्री दिया गया, आप इनको जानते ही हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा आपका फोकस करेंगे, क्योंकि पंडित सितार वादक पंडित रविशंकर जो है इनको मरणोपरांत ग्रैमी अवार्ड दिया गया, और एक मरणोपरांत ऑस्कर पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों, सम्मानित किया जाता है इसको सत्यजीत रे को, वो भी हम आपको अभी कंफर्म कराते हैं। इस तरह का कंटेंट रोजाना मिलेगा दोस्तों। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि सर रेगुलर वीडियो लाइए, रेगुलर क्लासेस, बिल्कुल लाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ा चैनल नहीं है। मैं गवर्नमेंट जॉब से कुछ समय जो निकलता है ड्यूटी से, एक शौक के माने, मेरा वो कोई बहुत ऐप्स नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है। आप विद्यार्थियों के लिए एक सिंगल बॉडी कह लीजिए कि मैं और मेरे कुछ गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले साथी, हम लोग मिल करके ऐसे कंटेंट तैयार करके आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तभी लंबे समय तक सस्टेन हम लोग कर पाएंगे जब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे। इन वीडियोस को अधिक से अधिक ग्रुप में आप भेजेंगे, इन वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है जिससे हम जो है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं जिससे इसको हम प्रचार प्रसार एडवर्टाइज करा ले। हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें कि ये कैसा लग रहा है, इसमें क्या और सुधार आप चाहते हैं, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें, ताकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब से एक कह लीजिए कि ड्यूटी करने के बाद आदमी थका रहता है, फिर भी आप लोग के लिए ऐसा कंटेंट बनाता है। तो लगातार आता रहेगा कंटेंट, लगातार क्लासेस आपकी एग्जाम तक, और अगले एग्जाम में भी हम ऐसे प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सितार वादक पंडित रविशंकर शास्त्री को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अब रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा इसको दिया जाता है, अकादमी अवार्ड भी इसको कहा जाता है। तो रिकॉर्डिंग अकादमी के आयोजकों ने वरिष्ठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीयों की घोषणा की थी। अब समझिए यह पुरस्कार 10 फरवरी को लॉस एंजिल्स में दिया गया। कहाँ दिया गया दोस्तों? लॉस एंजिल्स में। और कौन सा था? तो 55वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह। कौन सा समारोह था? 55वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह। अब समझिए ये बस ये यहाँ से यही प्रश्न आने, बाकी अगर आप चाहें तो इनको भी आगे के देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर कि 30 मार्च 1992 में भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। पूरे जीवन में इन्होंने जो योगदान दिया, जो काम किया, उसके लिए मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? ऑस्कर वाला। देश के सिनेमा के इतिहास में सत्यजीत रे का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया, और उन्हें 1992 में कला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये देखिए जो है बेड पर पड़े हैं सत्यजीत रे, बहुत बड़े डायरेक्टर दोस्तों रहते हैं, और इनको जो है ऑस्कर अवार्ड तो दिया ही गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, और भारत रत्न से 1992 में भी सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रविशंकर से और सत्यजीत रे से प्रश्न आता है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं ताकि आपको पूरा डेटा दिख सके, इसको जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, यहां से 1 नंबर बन सकता है। अगला एक प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, ज्योतिबा फूले। तो अब यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों, हाँ बिल्कुल ये इजी प्रश्न है, अगर आप इसको कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा आपका जो है स्कोर है, मोहम्मद इकबाल। और बाकी इनके बारे में जानते हैं, महात्मा गांधी की जो है पुस्तक जो है, इसको आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछता है बार बार, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था, इसको तो आप जान ही रहिए। लेकिन एक स्पेशल डेटा आपको मैं लेकर आया हूं, थोड़ा सा अपना ध्यान स्क्रीन पर दीजिए और याद करवाई देता हूं लगे लगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष की महत्वपूर्ण पुस्तक, इसको याद रखिएगा, अरविंद घोष की महत्वपूर्ण पुस्तक द लाइफ डिवाइन। हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू की कई परीक्षाओं में पूछा हुआ, अगर आप परीक्षा देते हैं तो आपने इसको देखा भी होगा, 1946 में इसका प्रकाशन। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य, इसको भी जानते रहिए, 1915 में जब गांधी जी आते हैं तो गीता रहस्य पुस्तक प्रकाशित। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी को धन की निकासी का सिद्धांत वगैरह जो देते हैं, तो इसी के माध्यम से पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी पे जो है पुस्तक रहती है। आनंद मंठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम की बात करें तो यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। अब चलिए हम एक अपना अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? बिल्कुल स्पेशल तरीके से जितने भी सैटेलाइट हैं और मतलब प्लैनेट और उनके सैटेलाइट, उन सबको दोस्तों याद किया जाएगा जो है। अब देखिए इंग्लिश वर्जन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट सैचर्न? तो यूरोपा, टाइटन, एटलस, कैरमे। तो सही उत्तर आप बिल्कुल गेस कर रहे हैं, सही टाइटन हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 नंबर आपको मिल जाने वाला है, बिल्कुल मिलेगा। हो है क्या? अर्थ की बात करें तो अर्थ का मून आपको पता है, ये देखिए इधर मैंने ये जो है ग्रहों का इमेज आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रह है, और इधर आप देखेंगे पूरे जो है जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको यहाँ दिया गया है सारे प्लैनेट्स को, और उनके जितने भी चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट भाई पृथ्वी का सैटेलाइट जो है प्राकृतिक जो है उपग्रह जिसको कहते हैं, तो चंद्रमा है। तो उसी तरह से और सबके जो है प्राकृतिक उपग्रह जो है, प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट जो है, वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर। तो मून को आपने देख लिया, बाकी मार्स यानी मंगल की बात करें तो फोबोस और डीमोस बहुत फेमस है, ये देखिए यहाँ पर फोबोस और डीमोस। उसी तरह से जुपिटर की बात अगर करें दोस्तों, जुपिटर की, तो इसमें भी एक प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यूरोपा, जो यूरोपा आपने देखा प्रश्न में, और गैनीमीड बार बार पूछता है, गैनीमीड और कैलिस्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैनीमीड कई बार पूछा हुआ है, इसमें से इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार टिक करता हूँ, ये पूछता है फोबोस, डीमोस और गैनीमीड, जो जो मैं टिक करूंगा उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। इसका शनि का देखिए पूछा है, सैटर्न का जिसको आपने देखा ही, तो सबसे बड़ा वाला देखिए टाइटन आपने जो देखा है, जो दिख रहा है ऑरेंज कलर से, यह प्रश्न में बार बार पूछा, टाइटन सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। बाकी तो इसके इतने सारे हैं, इनको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी टाइटन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यूरेनस की बात करें तो इसका भी वही है कि एरियल, इसको भी याद रखिएगा, टाइटेनिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसे नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून की भी ट्रिटोन इंपॉर्टेंट प्रश्न में पूछा है, और प्लूटो का जो है कैरोन, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको आप देख लेंगे, वहां से आपका काम बन जाएगा, आप चाहे तो सारे को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उगादि इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? उगादि इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहार, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। अब त्योहारों से प्रश्न डेली आ रहे हैं, मैं जो भी सीरीज उठा करके देख रहा हूं, यह सीरीज आपकी जो है 22/7 वाले पर आधारित है। 22/7 को जो एग्जाम हुआ था, 22/7/2022 को, उस एग्जाम पर आधारित यह सीरीज है। तो त्योहारों से प्रश्न बन रहा है, तो अब इसमें देखिए कुछ भारत के प्रमुख त्योहार और राज्यों को पूरा कवर करवा दूंगा, कहीं और से बहुत पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, यहाँ से पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे सरहुल की बात करें तो झारखंड का है, ओणम केरल का, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है दोस्तों, और
बिहू, चाहे कटी बिहू हो, चाहे भोगाली बिहू हो, चाहे बिहू हो, तो यह असम का प्रमुख त्योहार है। वहीं बैसाखी की बात करें पंजाब का, गुड़ी पड़वा की बात करें महाराष्ट्र का, लोसांग उत्सव सिक्किम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोसांग यह भी पूछा है। लठमार होली मथुरा में खेली जाती है, वृंदावन मथुरा में लठमार होली आप जानते होंगे। रथ यात्रा पूरी उड़ीसा की फेमस है। छठ पूजा तो बिहार का है, इसको तो अच्छे से आप याद रखेंगे, भूलने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। और शिवाजी गणपति उत्सव भी महाराष्ट्र का है, ये तो आप जान ही रहे हैं। हिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया गया लोगों को एकता के लिए, गणपति उत्सव वगैरह, शिवाजी वगैरह का। संघाई त्योहार मणिपुर का, संघाई हिरण भी वहां पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है, संघाई त्योहार। एक्चुअली दोस्तों जो त्योहार मनाए जाते हैं, आप यह जान लीजिए कि इनका कोई मतलब होता है। मतलब जैसे संघाई हिरण है, उसकी पूजा पाठ के लिए उससे संबंधित त्योहार है, तो वो उसी आधार पर मनाए जाएंगे, तो उन्हीं से याद करेंगे तो आपको याद हो पाएगा। संघाई हिरण पे संघाई त्योहार। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन का में जो है लगता है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ, उज्जैन वाला। और एक कुंभ प्रयागराज वाला तो आप जानते ही हैं। पुष्कर मेला अजमेर में, पुष्कर ऊंटों का मेला जो पुष्कर मेला। एशिया का सबसे बड़ा मेला की बात करें तो हरिहर मेला सोनपुर में। और यह पशु मेला भी इसको कहते हैं, सबसे बड़ा सोनपुर मेला। इसके बाद हाथी उत्सव जयपुर में। और जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू और पोंगल वगैरह जो है तमिलनाडु, इसको जरा सा याद रखेंगे। जल्लीकट्टू और पोंगल जो भैंसा दौड़ वगैरह कम्बाला इस पर खेला जाता है, ये सब इसी पर होता है। हार्नबिल एक पक्षी है नागालैंड का, और इसी पक्षी के ऊपर जो है हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी है। और नागालैंड का इसी पर ये त्योहार मनाया। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद का है, याद रखेंगे। और बाबा गरिया उत्सव की बात करें तो त्रिपुरा का है, इसको भी आप दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए यहाँ पर कुछ और है डेटा। धार्मिक त्योहार डांडिया। दोस्तों देखिए, आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम, केवल क्वेश्चन करा देना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिल रहा है। क्वेश्चन आपको किताब खरीद लेंगे वहां मिल जाएगा, लेकिन मेरा मकसद होता है उस टॉपिक से बनने वाले सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लें। आप जीएस पढ़ें तो डेली आपका एक टॉपिक तो तैयार होता ही रहे, यह उद्देश्य रहता है। धार्मिक त्योहार डांडिया की बात करें गुजरात में, और नौका दौड़ केरल में होती है। बिल्कुल नौका दौड़ आपने देखा होगा, नाव जो है नाव से लोग रेस करते हैं। दुर्गा पूजा जो है भादो मास में लगभग हर जगह होती है भारत के। आदिवासियों का आदि महोत्सव जम्मू कश्मीर। नवरोज एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न में कई बार पूछा हुआ है कि नवरोज त्योहार की बात करें तो पारसी समुदाय का उत्सव है नवरोज। और पपेटी प्रमुख त्योहार पारसी का है। क्रिसमस आप जानते हैं, थारू जनजाति का शोक पर्व, यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो डिफरेंस थोड़ा सा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अब दीपावली हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन थारू जनजाति इसे शोक के रूप में मनाती है। तो प्रश्न में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस पर्व को थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। तो दीपावली पर शायद आपका ध्यान कम जाए, लेकिन उत्तर यही होगा, दीपावली। ईद उल मिलाद मोहम्मद साहब का जन्म मनाया जाता है, तो इसको तो आप जानते ही। इसको भी क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक नंबर तो एमटीएस में आना ही है इन दोनों पेज से, इसमें कोई शक नहीं है, जान लीजिए। त्योहार से यहीं से प्रश्न बनेगा। अब समझिए एक और पुस्तक की बात। असलमडाग मिलेनियर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक असलमडाग मिलेनियर? विकास स्वरूप, आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, किरण देसाई। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकास स्वरूप। बाकी मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही हैं, किरण देसाई और आर के नारायण हैं, लेकिन सही उत्तर यहाँ पर विकास स्वरूप। अब यह पुस्तक और विकास स्वरूप को एक बार देखिए, क्योंकि जब तक जीके जीएस या स्टैटिक जीके को आप फील नहीं करेंगे, केवल पढ़ते जाएंगे, वो याद नहीं होगा दोस्तों। जैसे त्योहार ही मैंने बताया, तो इन त्योहारों में अगर जो आपको याद ना हो ना, मैं कहता हूँ गूगल पे उसका इमेज फोटो वीडियो एक बार देख लीजिए, वह कभी नहीं भूलेगा। उसी प्रकार से यह बुक है। आप देखिए असलमडाग मिलेनियर की ये बुक जो है विकास स्वरूप ने जो लिखी है, आज तक आपने विकास स्वरूप को नहीं देखा होगा, तो यही है विकास स्वरूप। नॉवेल लेखक हैं, वरिष्ठ राजनयिक मशहूर मशहूर जो है लेखक विकास स्वरूप को विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता नियुक्त किया गया। अच्छे उपन्यासकार हैं, और उनके उपन्यास असलमडाग मिलेनियर के लिए आपने देखा होगा बहुत फेमस न्यूज चली थी, ऑस्कर पुरस्कार मिला। जय हो कुछ इसमें तुम्हें, इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया असलमडाग मिलेनियर। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल अप्रैल 2022, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? तो बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। इसको याद रखिए। अब आइए, ये तो रही उड़ीसा की बात, लेकिन अब मेरा जो हमेशा वही रहता है कि एक दूसरा टॉपिक, आज 2-3 टॉपिक को लिया हूं दोस्तों, एक आपको त्योहार याद करवाया, एक यह याद करवाने का मेरा टारगेट है।
खनिज और उनके उत्पादक राज्य, कहाँ कहाँ उनका भंडार है। देखिए कोयला झारखंड में, झरिया वगैरह आप जानते हैं, झारखंड का कोयला। उड़ीसा में क्या कहा है, एक बार यहाँ पूरा उड़ीसा ये यहाँ तक लिस्ट है, क्या क्या है एक साथ पढ़िएगा। बॉक्साइट, क्रोमाइट, कच्चा लोहा, मैग्नीज। बॉक्साइट, क्रोमाइट, कच्चा लोहा, मैग्नीज। क्या क्या दोस्तों, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कच्चा लोहा, मैग्नीज। आपने एक कॉमन शब्द देखा होगा क का इस्तेमाल क्रोमाइट और कच्चा लोहा, और ब माने बॉक्साइड और मैग्नीज, इनको याद रखिएगा। बॉक्साइड, क्रोमाइट, कच्चा लोहा, मैग्नीज, इन प्रश्नों को याद करिए। मैग्नीज तो पूछा है तो ये भूलेगा नहीं, आपको याद ही रहेगा, मतलब बॉक्साइड और क्रोमाइट को याद रखेंगे, कच्चा लोहा तो जानते ही हैं। इसके बाद राजस्थान की लेड एंड जिंक की बात करें तो राजस्थान का उत्पादन है। कैल्साइट की बात, संगमरमर के स्रोत राजस्थान। जिप्सम उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, जिप्सम खेतों में डाला जाता है जिप्सम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इससे बनाया जाता है, उर्वरक में प्रयोग और पीओपी में प्रयोग। तो जिप्सम राजस्थान का है, और क्वार्ट्ज भी राजस्थान में प्रयोग जो है उत्पादित खनिज है। अब समझिए अहद की बात करें जो है आंध्र प्रदेश, चूना पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक, बरिटेश, ये सब आंध्र प्रदेश के खनिज उत्पादक खनिज हैं, इनको याद रखिएगा। अभ्रक कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभ्रक और चूना पत्थर तो याद रखिएगा ही। हीरा की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, तांबायस मध्य प्रदेश, सोना वही रॉकी भाई वाली केजीएफ कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड से, और कोरंडम की बात करें रूबी नीलम मणि का स्रोत महाराष्ट्र में। तीन त्योहार जो है खनिज उत्पादक राज्यों को और इनके खनिजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक बार इसको जरा सा पढ़िएगा, याद करिएगा, 2-3 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है। अगर पूरा अगर नहीं याद हो, 2-4 आपको याद हो रहा है तो भी वहां से अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछेंगे मुझसे कि सर इसमें कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोयला वाला देखिए बार बार पूछता है, कच्चा लोहा, मैग्नीज, और ये भी पूछता है राजस्थान वाला भी, जिप्सम भी पूछता है, अभ्रक वाला ये देखिए पूछा है कई बार, हीरा, केजीएफ वाला तो वायरल है तो शायद ही पूछे, तांबा वाला भी पूछता है। अगर इजी इजी पूछा तो हो सकता है कोलार वाला भी, कर्नाटक भी पूछ दे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको देखिएगा, बाकी आप सारे याद कर ले तो बेस्ट ऑफ लक। सिट्रिक एसिड सामान्यतः राजस्थान में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन। तो खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल, सेव, संतरा, केला, प्याज। तो सेव संतरा दोनों में एसिड तो पाया जाता है, सेव में भी संतरा में, लेकिन संतरा अगर आ जाएगा, अब यहीं पे नींबू आ जाएगा तो वह उत्तर हो जाएगा, लेकिन संतरा में सेव से पहले ज्यादा पाया जाएगा, तो 2 सही हो जाएगा संतरा। अब आइए प्रमुख फल, और जो भी कोई पदार्थ है, फल है, चाय है, खाद्य पदार्थ है, भोजन है, और उससे संबंधित कुछ उपस्थित अम्ल। यह स्क्रीन तो आपको याद होगी, लूसेंट वाली बुक का जो है लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मजेदार बुक थी दोस्तों। अब तो उसको लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन वहां से प्रश्न आज भी आ रहे हैं। देखिए संतरा व नींबू का रस की बात करें तो सिट्रिक एसिड, सेव मैलिक एसिड पाया जाता है सेव में, देखिएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड, इसलिए एसिडिटी वगैरह हो जाती है, लोग सिरका पीने और खाने की बात करते हैं तो एसिडिटी के लिए लाभदायक होता है। लैक्टिक यानी लैक्टोज माने दूध होता है, तो लैक्टिक एसिड जो है दूध और दही, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। टमाटर में पूछता है कौन सा एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड है। अमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे खतरनाक वाला। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है जो थकान को दूर करता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। लाल चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल निकलता है जिससे जलन पैदा होती है। यह एसिड है उपस्थित किसमें किसमें, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों एसएससी के स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण पार्ट, चाहे साइंस का महत्वपूर्ण पार्ट कह लीजिए, हर एग्जाम में रिपीट करता है। हाँ विटामिन सी का स्रोत यहाँ देखिए, रोज मैं प्रयास करूंगा कि अगर विटामिन वाला प्रश्न बने तो ABCDE यही 4-5 हैं, इनके स्रोत आपको मैं बता दूं क्योंकि ये भी प्रश्न पूछता है, कभी रीजनिंग बना देगा तो कभी जीके में बना देगा प्रश्न में। तो स्ट्रॉबेरी है, खट्टे फल, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, इसके बाद आप देखिए जो है ब्रायर है, कीवी है, और गुआवा है, पपाया है। बाकी ये सब भी आप देख रहे हैं, स्वीट पेपर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है इनको याद रखें जहाँ से प्रश्न बनता है। स्प्राउट्स वगैरह हैं, ब्रुसेल स्प्राउट्स, इनको आप जानते हैं। अब आइए ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड इन द रूरल एरिया इन विच पीपुल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड बट इन रियलिटी दे डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट। होता क्या है दोस्तों कि खेती किसानी में आपने देखा होगा कि जैसे आप भी अगर किसान परिवार से जुड़े हैं तो बिल्कुल आपके घर अगर खेत है इतना बड़ा,
इस खेत में आपके घर परिवार से 2 लोग, मानिए मान लीजिए कि आपके पिताजी और बड़े भाई काम पर लगे हैं, आप भी अगर बड़े हुए तो आप अगर, या कोई और आपका परिवार का सदस्य भी, इसमें तीसरा व्यक्ति भी आ गया तो अब इसमें 3 लोग हो गए, चौथा व्यक्ति भी अगर आया 4 लोग हो गए, तो भी खेत इतना ही है, इसी में काम हो रहा है और सब लोग काम पर लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन जो निकल करके आ रहा है वो पहले भी यही आ रहा था और अभी भी यही आ रहा है। इसी की बात यहाँ पर हो जा रही, यही बेरोजगारी है कि काम पर तो देखते हैं खेतों में सब लोग लगे हैं, लेकिन उस खेतों में उतने लोगों की जरूरत है नहीं एक्चुअल में। उस खेती के काम को 4 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है और उसमें जो है लोग लगते जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि मैं बेरोजगार हूं, असल में वो बेरोजगार होते हैं। अब इसमें समझिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, शिक्षित बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न माने छिपी हुई बेरोजगारी, यही सही हो जाएगा, समझिएगा। अगर आप इसको चूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, जान लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब कि बेरोजगार तो ये व्यक्ति है, अब इसमें खेत में मान के चलिए कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति यह दोनों बेरोजगार हैं, यह दोनों जो है अनएम्प्लॉयड हैं, यह दोनों दोस्तों अनएम्प्लॉयड है, लेकिन इनको फील नहीं हो रहा है क्योंकि ये काम पर लगे हैं, दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं, पिताजी भाई जी के साथ बड़े अपने जो है या फिर और लोगों के साथ लगे हैं, इन्हें फील नहीं हो रहा है खेती किसानी में, बोलते हैं घर का काम है, खेती लगे हैं, तो ये बेरोजगार हैं। अब इसमें और भी बेरोजगारी के प्रकार है। शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो बिल्कुल जिससे आप लोग इस समय जूझ रहे हैं वही शिक्षित बेरोजगारी है कि एक व्यक्ति ने सारी डिग्रियां कंप्लीट कर लिया है, यानी रोजगार पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति और रोजगार पाने की सारी योग्यताएं पूर्ण कर लेने के बावजूद भी रोजगार नहीं पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। स्वैच्छिक बेरोजगारी तो नॉर्मल है कि भाई अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाह रहे, स्वैच्छिक यहाँ कोई बहुत विशेष डिफिनेशन नहीं दूंगा। हाँ, मौसमी बेरोजगारी भी आती है, चक्रीय बेरोजगारी जिसे कहा जाता है। मौसम के अनुसार, जैसे कि सीजन आ गया, जैसे अब मान के चलिए कि समुद्र के किनारे हैं मछली पकड़ने वाले, तो जब मौसम आ गया बरसात के मौसम में या फिर तालाब नदी सूख गया, उस मौसम में मछली का व्यवसाय उनका खूब पकड़ चल रहा है। उसी तरह से खेती किसानी में आप देखते होंगे कि एक मौसम में सीजन में वो लोग काम करते हैं और उस मौसम के चले जाने के बाद, उस सीजन के चले जाने के बाद उनका जो है रोजगार चौपट हो जाता है, तो वह भी एक तरह से मौसमी बेरोजगारी है। पूजा पाठ, जैसे मान लीजिए माला फूल का काम है, तो त्योहार आ गया तो माला फूल खूब बिकेगा, पूजा पाठ की चीजें खूब बिकेगी, दिवाली कुम्हार के दिए खूब बिकेंगे, लेकिन जैसे ही त्योहार चला जाएगा, वह सीजन, वह मौसम, वह वेदर चला जाएगा स्पेशल वाला, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो एक स्पेशल टाइम पीरियड पर रोजगार मिलता है वह मौसमी बेरोजगारी में आ जाएगा। खेती किसानी में भी देखेंगे कि किसान खेतों में जब उपज कर लेता है तो रोजगार है, और जैसे ही खेती किसानी ठप हो जाती है रोजगार खत्म, मौसमी बेरोजगारी। कृषि में ज्यादा देखी जाती है, कृषि में यह भी देखी जाती है, कृषि में यह भी देखी जाती है, और ये तो एजुकेशन सेक्टर में आप इसको तो फील कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसको जानते रहिए इस उत्तर का, बाकी इस प्रश्न का, बाकी तो मैंने आपको सारा बताया ही। अब यहाँ आइए, पदार्थ की 5वीं अवस्था इनमें से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर? बोस आइंस्टीन, संघनित, या गैस, द्रव, प्लाज्मा। अब समझिए पदार्थ की अवस्थाओं को, देखिए यहाँ पर मैंने लगाया है, स्पेशल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल इसका उत्तर तो जान लीजिए, बोस आइंस्टीन वाला हो जाएगा सही वाला। लेकिन अब आइए, ठोस द्रव गैस पदार्थों को आपने बचपन से पढ़ा होगा, आज एक बार मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप तक मेरी सूचना पहुंचे, अगर आप तक मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिए। ये पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखकर हमें बताइए कि कैसी लग रही है आपको टेक्निक, ये पढ़ाने का इमेज के साथ अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब देखिए, ठोस द्रव गैस, यानी यहाँ पर देखिए सॉलिड, अणु एकदम नजदीक नजदीक है, ये मान लीजिए कि पदार्थ के अणु है, एटम जो है उसके कण है, नजदीक नजदीक है। लिक्विड है तो थोड़ा दूर दूर है, गैपिंग है। गैस की जो है एकदम दूर दूर है, इनको तो आप जान ही रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इस पर जो ऐड एनर्जी करेंगे, देखिए एनर्जी लगाते रहेंगे तो दूर दूर जाएंगे, और एनर्जी लगाएंगे तो गैस में बदल जाएंगे, लेकिन एनर्जी रिमूव करेंगे तो फिर से लिक्विड बनते हैं, फिर से सॉलिड बनते हैं, ये तो अलग इनका सिस्टम है। लेकिन बोस आइंस्टीन क्या है? और चौथी, ये तो 3 आपने पढ़ा था, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, अभी आविष्कार होते होते गए, रिसर्च होते गए, और चौथी और 5वीं अवस्थाएं खोज दी गई। जैसे प्लाज्मा की बात करें, एक जो है लिसा पदार्थ, जैसे आप देखेंगे कि लबार टाइप का कह लीजिए, या जूस टाइप का मोटा गाढ़ा वाला, उसको प्लाज्मा कहते हैं। देखिए यहाँ पर न तो ठोस रहेगा, न तो द्रव में रहेगा, न तो गैस में, यह प्लाज्मा है। और 5वीं अवस्था जो अभी प्रश्न में पूछा था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, वह कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए बर्फ वगैरह जैसे नहीं देखते लटक करके, जल के लटका है, जैसे बर्फ की तह वगैरह,
तो यह बोस आइंस्टीन वाली अवस्था है। इसमें देखिए यहाँ दिया भी है मैंने कुछ डिफिनेशन कि बोस आइंस्टीन जो है द्रव या बोस आइंस्टीन संगणित पदार्थ की एक अवस्था जिसमें बोसान की तनु गैस को परम शून्य में बहुत निकट तक ताप ठंडा कर दिया जाता है। इस स्थिति में अधिसंख्य बोसान निम्नवत क्वांटम अवस्था में होते हैं, जो क्वांटम प्रभाव स्थूल पैमाने पर भी दिखने लगते हैं। इन प्रभाव स्थूल क्वांटम परिघटना इसे कहते हैं। कुछ इस तरह से ये जो आपके सामने दिख रहा है, एकदम टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा कि ऐसे जो है ये पदार्थ इस अवस्था में आ जाएगा। यही बोस आइंस्टीन अवस्था है। और पांचवी अवस्था है मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 यानी 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग रूरल ऑफ द मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा 1527? राणा सांगा, अहमद शाह प्रथम, राणा कुंभकर्ण, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर हो जाएगा राणा सांगा। यहाँ पर ज्यादा समय व्यतीत न करूंगा मैं आपका, क्योंकि मुझे आपको यहाँ लेकर चलना है और यहाँ से कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करवाना है। बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य यह युद्ध होता है, इसको आप जानते रहे। खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में जो है पानीपत युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। यह राणा सांगा है और यह बाबर है और यह युद्ध भूमि और युद्ध का नजारा फील करिए। हिस्ट्री को जब तक आप देखने की कोशिश नहीं करेंगे अपने नजरों से तब तक यह याद नहीं होगी। वो कुछ ऐसा यहाँ मैटर है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है कि बाबर के युद्ध एसएससी एक बार जरूर पूछती है, किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ देगी बाबर का युद्ध। तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, बहुत फेमस ट्रिक है, सब लोग यही पढ़ते हैं, आप भी यही पढ़िए। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खानवा के युद्ध राणा सांगा के साथ जो पूछा हुआ है, 1528 में चंदेरी मेदिनी राय वाले, 1529 की बात करें घाघरा का युद्ध जो है महमूद लोदी, और 30 में तो मर गया यानी मृत्यु हो गई। खाना पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया, क्रम से इसने कार्यक्रम किया। बहुत ये मतलब समझ लीजिए कि जीके वालों का बहुत ध्यान रखता था कि इसको लगा कि नहीं बाद में जीके में हम पढ़ाए जाएंगे तो हम थोड़ा इनका केयर करें। मैं इसको क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत बढ़िया जो है यहाँ से प्रश्न 1 नंबर जरूर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो सही उत्तर दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी है जो है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो तीसरा वाला सही हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबके फ्री में खाते खोले गए थे, इसको याद रखिए। और बीमा सुरक्षा योजना में भी कुछ पैसे काट करके लोगों को बीमा दी जाती थी, हालांकि अब तो पैसे कटना बंद हो गए, इस योजना का पता नहीं चला, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सीमा क्षेत्र में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड टू मेंटेन एंड डेवलप द रोड नेटवर्क फॉर इजी एक्सेस एंड कनेक्टिविटी इन इंडियन बॉर्डर एरिया? तो भारतीय सीमा रोडवेज, भारतीय सीमा प्राधिकरण, भारतीय सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क मार्ग। सही उत्तर की दोस्तों बात करें तो ये चारों में से जो है बीआरओ की बात आपने बार बार पढ़ी होगी इंग्लिश में, बीआरओ, बीआर इसी का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में सड़क सीमा सड़क संगठन। इसका काम है जो एक तरह से जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो सीमा क्षेत्रों में रोड बनाती है, ये बीआरओ ही बनाती है जो है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? पुलकेशिन सेकंड वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? पल्लव, चालुक्य, चोल, चेर। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे, इनको याद रखिएगा, ये सही। अब यहाँ पर देखिए चालुक्य, यहाँ पर देखिए पुलकेशिन द्वितीय वाले चालुक्य, और यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य हैं और वेंगी के चालुक्य हैं, इनकी राजधानी वेंगी थी। मैप पर जरा ध्यान दीजिएगा। चोल की बात करें, देखिए कावेरी नदी के तट पर बसते, तंजौर राजधानी इनकी है, और वैगई नदी पर पांड्य लोग रहते हैं, इनको याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछता हुआ है। वातापी जो है इसको भी याद रखेंगे, पश्चिमी चालुक्य को। और पल्लव की बात करेंगे तो कांचीपुरम पेन्नार नदी के किनारे नदी और उनकी राजधानी पूछता है, वह मैप है, इसको जरा सा आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूटों की राजधानी की बात करें तो मान्य खेत राष्ट्रकूट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है।
अगर सेशन पसंद आ रहा हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको स्कैन करके ज्वाइन करिए, यहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करिए, और अधिक से अधिक अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों या टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि आप हमारी हेल्प कर पाएँ और हम ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचा पाएँ। गवर्नमेंट जॉब के बाद जो हमारा एक शौक है कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, वह लगातार लाते रहेंगे, लेकिन आपके सपोर्ट की नितांत अवस्था है। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की इसी तरह इंटरेस्टिंग क्लास में। रेगुलर क्लासेस आपकी परीक्षा तक आएंगी, करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिक का, इसमें कोई जो है दोस्तों बदलाव नहीं है, लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी।